वैदिक काल में राजा को शासन संचालन चलाने के लिए, राजा को शासन कार्य में मदद देने के लिए कुछ पदाधिकारी होते थे। ऋग्वेद में जिन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है उनमें है पुरोहित, सेनापति, ग्रामणी। पुरोहित का पद जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता था और पुरोहित जो है वो एक तरह से राजमंत्री कह लीजिए, पद प्रदर्शक कह लीजिए, राजा का दार्शनिक कह लीजिए, योद्धा कह लीजिए। कुल मिलाकर राजा किसी भी कार्य में सबसे पहले जो राजकारी की सलाह लेता था वो पुरोहित ही होता था। शांति काल में पुरोहित जो है वो धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था और युद्ध काल में राजा की विजय तथा सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए वो दैवी शक्तियों का आह्वान करता था। प्रोफेसर कीथ जो है उन्होंने लिखा है कि वैदिक पुरोहित उन ब्राह्मण राजनीतिज्ञों का पूर्वज था जिन्होंने समय समय पर भारत में व्यवस्था संबंधी मामलों में अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। वस्तुतः ऋग्वेद पुरोहित से ही कालांतर में राज्य मंत्री के पद का विकास हुआ। सेनानी और सेनापति राज्य का सेना प्रधान होता था। ये कीथ कह रहे हैं। अब आता है ये पुरोहित की इम्पोर्टेंस, आपको पता पड़ गई होगी कि पुरोहित जो था वो मुख्यमंत्री होता था ऋग्वेद में। अब आता है पुरोहित के बाद सेनापति। सेनापति जो है उसे सेनानी भी कहा जाता था और वो राज्य की सेना का प्रधान होता था। हालांकि राज्य की सेना का सर्वोच्च जो अधिकारी, पदाधिकारी, सेनापति राजा खुद होता था, लेकिन सैन्य कार्य में उसको सहायता देने के लिए सेनापति होता था। युद्ध में सैन्य संचालन का उत्तरदायित्व भी सेनापति का होता था और वो सेना के न केवल प्रशिक्षण की व्यवस्था करता था अपितु सेना की देखरेख भी इसी के द्वारा की जाती थी। तीसरा जो पदाधिकारी था ग्रामणी। ग्रामणी गांव का मुखिया होता था। वह गांव में राजा का प्रमुख सैनिक, असैनिक अधिकारी होता था और उसका जो कार्य था वो था गांव की जनता और राजा के बीच में संपर्क बनाए रखना और गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना। एक तरह से इन तीन प्रमुख अधिकारियों के अलावा पुरोहित, सेनापति, ग्रामणी के अलावा जो अधिकारी होते थे, एक पुरप होता था जो दुर्गपति होता था, स्पर्श होता था, ये गुप्तचर होता था। ये समस्त अधिकारी जो हैं वो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और राजा के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इनकी सेवाओं के बदले में इनको भुगतान किया जाता था या नहीं किया जाता था, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समय समय पर इन्हें इनके कार्य के बदले सोना, चांदी, अन्न आदि दिया जाता था। अब उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में पहले भी आपको बताया था कि बड़े बड़े राज्य जो हैं उनका निर्माण होने लगा था और जब बड़े राज्यों का निर्माण हुआ तो शासन संबंधी कार्य जो है वो भी ज़्यादा होने लगे और इसलिए राज्य के अधिकारियों की संख्या जो है वो भी बढ़ती चली गई। शतपथ ब्राह्मण ने उत्तर वैदिक काल में 11 अधिकारियों की पुष्टि की है। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सुत, ग्रामणी, शता, संग्रहिता, भागद्रुत, अक्षवा और पालागल। सेनानी जो है, पुरोहित जो है, इनका काम वही था जो ऋग्वैदिक काल में था। युवराज जो है, युवराज वह व्यक्ति होता था जो राजा के बाद राजा नियुक्त किया जाता था या राजा का उत्तराधिकारी होता था। महिषी राजा की जो मुख्य रानी होती थी वो महिषी कही जाती थी।
सुत, राजा का जो सारथी होता था वो सुत कहा जाता था। शता प्रतिहारी होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। भागद्रुत कर संग्रह करता होता था। अक्षवाप धूत कीड़ा का प्रधान होता था। और पालागल राजा का मित्र होता था। राजा के इन सभी अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। ये सभी अधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। इनकी पदोन्नति और पदावनति दोनों जो है वो राजा पर निर्भर करती थी। इनको कितना वेतन मिलता था ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इसकी जानकारी निश्चित रूप से नहीं मिली है। लेकिन अगर हम इनका वरिष्ठता क्रम देखें तो इतना संकेत अवश्य मिलता है कि राज्याभिषेक के अवसर पर राजा जिस क्रम में अधिकारियों को सम्मान देता था उसी आधार पर इनका वरिष्ठता क्रम जो है वो रहा था। तो ये जो है वैदिक काल में राजा के प्रमुख अधिकारी रहे थे। अब आता है सभा और समिति। ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था जो है वो दो सभा और समिति से चलती थी। सभा और समिति जो है वो ऋग्वैदिक काल में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ये प्रशासन के आवश्यक अंग थे। ये दोनों संस्थाएं जो है वो राजा को प्रशासनिक सलाह देने और राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। अब सभा और समिति के क्या कार्य थे, इनका क्या स्वरूप था, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। प्रोफेसर कीथ और हिलब्रैंड जो है वो मानते हैं कि समिति जो है वो संपूर्ण जाति की संस्था थी और सभा उस संस्था का अधिवेशन स्थल था। लेकिन ये सही नहीं लगता क्योंकि अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से सभा और समिति जो है उन्हें अलग अलग संस्थाएं बताया गया है। वहीं लुडविग जो है उनका मानना है कि समिति एक व्यापक संस्था थी जिसमें सामान्य लोगों के साथ साथ ब्राह्मण तथा धनिक लोग भी सम्मिलित होते थे और सभा जो है वो बुजुर्ग लोग अथवा कुलीनों की संस्था थी। जीमर के मतानुसार समिति संपूर्ण जाति की लोकसभा और सभा जो है वह गांवों के प्रतिनिधि की संस्था थी। बंदोपाध्याय जो है वो समिति को संपूर्ण जन की सभा और सभा को कुछ विशिष्ट सम्मानित व्यक्तियों की परिषद कहते हैं। जासवाल जो है वो समिति को गांवों के प्रतिनिधि सभा और सभा को समिति के ही अंतर्गत कुछ चुने हुए लोगों की केंद्रीय परिषद बताते हैं। तो कुल मिलाकर इसके बारे में विवाद है। लेकिन ये दोनों संस्थाएं जो हैं इतना कहा जा सकता है कि राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में इन संस्थाओं के विचार विमर्श किया जाता था। इन संस्थाओं के विचार जो हैं वो अहमियत रखते थे। राजा जो है उनके लिए इन संस्थाओं की प्रत्येक बैठक में भाग लेना आवश्यक होता था और ऋग्वैदिक काल में ये संस्थाएं काफ़ी एक तरह से अपनी अहमियत रखती थी, प्रबल थी, सबल थी। यहाँ तक कि राजा को पद से हटाने और निर्वासित करने का भी इनको अधिकार प्राप्त था। कोई भी शक्तिशाली राजा इन संस्थाओं के निर्णयों की अवहेलना करने की सोच भी नहीं सकता था और ना ऐसा करता था। इसलिए राजा इन संस्थाओं को अनुकूल बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता था और ये संस्थाएं भी राजा को प्रशासन, राज्यकार्य चलाने में हर तरह से सहयोग करती थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में इन संस्थाओं की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में इन संस्थाओं का महत्व कम हो गया। इसका मुख्य कारण था कि
राज्यों का आकार जो था वो बड़ा होने लगा, राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई। हालांकि ये संस्थाएं अस्तित्व में तो थी और अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और कहा गया है कि एक राजा के लिए ये जरूरी है कि इन दोनों पुत्रियों के बीच में सहयोग बना के वो चले। लेकिन अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में जितनी ये महत्वपूर्ण थी, जितना इनका एक तरह से प्रभाव था, वो उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं कम हो गया था। विद्वानों का मानना है कि सभा और समिति जो हैं, इनके उत्तर वैदिक काल में स्वरूप में परिवर्तन हो गया था और अब वह राज्य की केंद्रीय संस्था की भांति काम करने लगी थी। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्राह्मण की संपत्ति छीनने वाले राजा को समिति का सहयोग नहीं मिलना चाहिए। एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि राजा के लिए समिति के सहयोग की कामना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि समिति राज्य की केंद्रीय संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई थी और सभा जो है वो कोई ग्रामीणी या ग्राम सभा के स्तर की संस्था रही होगी। सभा की तरह समिति में भी समस्याओं पर वाद विवाद होता था और उपनिषद काल में समिति की बैठकें राजा की अध्यक्षता में होती थी। राजनीतिक विषयों के साथ साथ दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद होता था। लेकिन उपनिषद काल के बाद समिति का महत्व जो है वो कम होता चला गया और सभा का जो उल्लेख मिलता है वो न्याय प्रदान करने वाली संस्था के रूप में देखने को मिलता है। तो ये सभा और समिति 2 संस्थाएं थी ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक कार्य में सहयोग करने के लिए राजा को। अब न्याय व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में न्याय व्यवस्था या कानून के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि राजा जो है वो सत्ता का केंद्र बिंदु होता था और राजा ही प्रधान न्यायाधीश होता था। हालांकि पुरोहित जो है वो राजा को न्याय कार्य में सहायता करता था। दूसरा, ऋग्वेद में बहुत से दंडनीय अपराधों का उल्लेख मिलता है, जैसे चोरी, डकैती, सेंध लगाना, जानवरों की चोरी, भाई बहन का विवाह, ऋण न चुकाना। ऐसे अपराध थे जिनमें राज्य की ओर से दंड दिया जाता था। अब दंड कितना होता था इसके संबंध में बहुत कम उदाहरण है। मृत्युदंड की सजा भी प्रचलित थी, लेकिन वो कम अवसरों पर दी जाती थी। गोल्डनर और लुडविग जो हैं उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं के आधार पर तप्त, परुष ग्रहण, अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा आदि साक्ष्यों का उल्लेख भी मिलता है। अपराध का पता लगाने के लिए उग्र या पुलिस होती थी। फिर उत्तर वैदिक काल जो है उसमें राजा के न्याय संबंधी अधिकार जो है वो बढ़ते चले गए थे। अपराधों को पता लगाने और अपराधियों को दंड देने का राजा का एक प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। अगर राजा दंड नहीं देता था तो वो कुछ खुद अपराधी माना जाता था। कुल मिलाकर दंड व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा होने लगी थी। कानून सब लोगों के लिए समान था उत्तर वैदिक काल में, परंतु दंड देते समय अपराधी की सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता था। ब्राह्मण जो थे उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। तो ये उस समय में
दंड विधान था।